लिटरेचर एक्सपीरियंस पर स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे जीन रिस का एक इम्पोर्टेंट नॉवेल वाइल्ड सरगैसो सी। आगे बढ़ने से पहले इसके टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नॉवेल की जो साइकोलॉजिकल स्टोरी है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ सकती है। एक्चुअली अगर आपने मैप देखा है, वर्ल्ड मैप, तो मान के चलिए कि इधर ये रहा इंग्लैंड और इधर है वेस्ट इंडीज और बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में एक घास होती है, सी वीड जिसको आप कह सकते हैं। सी वीड समुद्र में पाई जाने वाली जो घास है, जिसको सरगैसम बोलते हैं एक्चुअली। अगर इसका सही नाम देखा जाए तो दैट इज सरगैसम, जिसका काम होता है जहाज़ों को, नावों को फंसाना, उनको दिक्कत देना। जो भी नेविगेशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाज़ों का, उसको ये घास कई बार उनके इंजन में, शैफ्ट में फंस फंस के उनको परेशानी दे देती है। तो यहाँ पर ये तो एक जियोग्राफिकल सेंस हो गया। दूसरा क्या है कि इस नॉवेल की जो हीरोइन है, जिनको हम एंटोनेट पढ़ते हैं, तो ये एक्चुअली एक क्रियोल वुमन है। और क्रियोल एक ऐसा वर्ड है जो रेस से संबंधित है। आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट का जो मिक्स है, जैसे जिसके पेरेंट्स में एक ब्लैक हो एक वाइट हो, और जो मिक्स मतलब बच्चा होगा, उसकी रेस को क्रियोल कहा जाता है इस वेस्ट इंडीज के हिस्से में। तो इनकी जो माताजी हैं वो बेसिकली हुआ करती हैं फ्रांस से, फ्रेंच कॉलोनी की होती हैं। और यहाँ जो लोग इन पे कब्जा कर रहे किए हुए हैं, वो होते हैं इंग्लैंड के। तो एक्चुअली यह पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल भी है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के बाद की जो कहानी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो मेन हीरोइन है एंटोनेट, वो बेचारी ना अपने आप को वेस्ट इंडीज का समझ पा रही हैं, ना वो अपने आप को इंग्लैंड से अटैच कर पा रही हैं। यहाँ के लोग भी उनको नफरत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंग्लैंड के लोग भी नफरत कर रहे हैं। तो अपने आप को वो कहीं भी साइकोलॉजिकली कहीं भी अपने आप को सेट कर ही नहीं पाती हैं। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वाइड, ये जो ओशन की डिस्टेंस डिस्टेंस है, और फुल ऑफ सरगैसम, सी वीड से भरा हुआ जो ओशन है, तो ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की बात की गई है कि वो बेचारी कहीं की भी नहीं है। नीदर शी इज़ फ्रॉम वेस्ट इंडीज और नीदर शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। तो दूरी जो कौन कर रहा है, समुद्र जो है, जो कि एंडलेस है। कुल मिला के अंतहीन जो डिस्टेंस है उनकी आइडेंटिटी की, उसके बारे में ये टाइटल बात करता है। नोवेल एक्चुअली ये प्रीक्वल है। आपने सीक्वल तो सुना ही होगा। सीक्वल का मतलब होता है जैसे एक मूवी आई, उसके बाद दूसरी मूवी उसके बाद बाद आ जाती है, तो वो सीक्वल हो जाता है। बट प्रीक्वल का मतलब यह है कि जैसे कोई मूवी हमने देखी और उसमें एक कहानी छोड़ दी गई, कोई हिंट दे दिया गया, तो वो पहले की कहानी छोड़ दी गई हो, उस पहले की कहानी को पूरा करना। ये नहीं कि बाद की कहानी को, पहले की कहानी को पूरा करना, वो होता है प्रीक्वल। तो एक नोवेल आया था जेन एयर का। जेन एयर का नोवेल आया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1847 में। 1847 में पब्लिश हुआ था। शार्लट ब्रॉन्टी के नाम से एक लेखिका थी जिन्होंने लिखा था। और उसमें एक क्रियोल वुमन होती है जिसका नाम होता है बर्था मेशन। इसको इसका हस्बैंड एक छत के ऊपर बने हुए एटिक में उसको पागल घोषित करके कन्फाइंड कर देता है, बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वो कहता है ये पागल है। और क्यों पागल है, वो उसकी वजह उस नोवेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई है। और बंद करने वाले का नाम रहता है रोचेस्टर। बट यहाँ पर इस नोवेल में इसी बर्था मेशन की जो कन्फाइनमेंट है उसको चैलेंज किया गया है, उसको आवाज़ दी गई है। क्योंकि पूरे जेन एयर, पूरे नोवेल में कहीं पर भी बर्था मेशन एक भी डायलॉग नहीं बोलती है। लेकिन यहाँ पर जीन रिस ने जानबूझ करके ऐसा नोवेल लिखा है जिसमें बर्था मेशन के कन्फाइनमेंट को आवाज़ दी गई है, उनकी फीलिंग्स को आवाज़ दी गई है, और उसके प्रीक्वल के तौर पे उसका नाम रखा है एंटोनेट। तो इस तरह का ये नोवेल है। और आपने अगर जेन एयर नहीं पढ़ा है या नहीं सुनी है उसकी स्टोरी, तब इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि एक बार अगर आपके पास फुर्सत है और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट know the story of Jane Eyre written by Charlotte Bronte, so that it is very very helpful for understanding this novel's story, Wide Sargasso Sea. So let's begin. Characters की बात कर लेते हैं।
मेन इसकी हीरोइन है एंटोनेट कॉजवे। मैंने आपको बताया क्रियोल वुमन है। क्रियोल ऐसी जो मिक्स रहती हैं, वाइट एंड ब्लैक, ना तो पूरी तरह से वाइट होती है ना ब्लैक होती है रेस, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। बर्था मेसन के नाम से इनको जेन एयर में जाना जाता था। एंड जो कि ब्लैक भी इनसे नफरत करते हैं और साथ ही साथ जो वाइट हैं वो भी नफरत करते हैं। वो अपने आप को कहीं का नहीं पाती हैं। बचपन में ही इनकी माँ की डेथ हो जाती है और इनका जो चाइल्डहुड है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिकल होता है। तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशंस, रेशियल और साइकोलॉजिकल, ना जाने कौन कौन से सोशल डिस्क्रिमिनेशंस को सह सह के ये बड़ी होती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस से एक तरह से जूझने लगती हैं। कॉलोनियल सब्जेक्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से महिलाओं का दमन किया जाता था उस टाइम पर सॉरी, उस तरह से बताया गया है इस नॉवेल में। इनका जो हस्बैंड है रोचेस्टर, ये एक कॉलोनियल इंसान होता तो बहुत इंटेलिजेंट है, बट बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस और इमोशनली इंडिफरेंट है। इसे इसकी अपनी पत्नी, जो कि बाद में इससे शादी भी हो जाती है, उसकी पत्नी की फीलिंग से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। कॉलोनियल पेट्रियार्कल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। आता है यहाँ पर ये सिर्फ वेस्ट इंडीज़ में पैसा कमाने, लाइक बाकी जितने वहाँ पहुँचे थे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, सबका मतलब एक ही था कि लूटो खसूटो और चल निकलो, क्योंकि उनको वहाँ से लगाव नहीं होता। जैसे लाइक इंडिया भी, हमारा देश भी इस तरह से रहा है कभी अंग्रेजों के गुलाम। तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी सही होंगी, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सही होंगी, हालांकि हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है। रोचेस्टर ही इनका नाम चेंज कर देता है, एंटोनेट से बर्था रख देता है, और कहीं ना कहीं जेन एयर नोबेल से कनेक्ट करने के लिए नाम और स्टोरी कनेक्ट करने के लिए काफ़ी है। एनेट कॉजवे, ये इनकी माँ होती हैं एंटोनेट की, और बहुत ही ज़्यादा इनको हाशिए पे रख दिया जाता है। मार्जिनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को हाशिए पे रख देना, मीन्स एकदम किसी को सोसाइटी से बाहर निकाल देना, इतना ज़्यादा सताना कि आदमी अपने आप को अलग थलग समझ ले, एकदम अलग कर देना। फ्रेंच क्रियोल है, मैंने जैसा आपको बताया, जिसकी वजह से खूबसूरत भी हैं और इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से इनको लोग दोनों तरह से नफरत करते हैं। साइकोलॉजिकली भी नफरत करते हैं कि मन में बहुत नफरतें रखते हैं इनके लिए, प्रेजुडिसेस रखते हैं, और साथ ही साथ सोशली भी इनका स्टेटस लोगों को पसंद नहीं आता है। इमोशनली पैशनेट होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, साथ ही साथ इनके अंदर एक फीलिंग होती है कि ये रिस्पेक्ट की भूखी हैं, और आदमी चाहता है रिस्पेक्ट, तो हर कोई चाहता है। इस तरह से इनका कैरेक्टर इसमें बनाया गया है। जोसेफिन, ये एक ब्लैक विमेन होती हैं वहीं की, जो कभी स्लेव थी, लेकिन इन्होंने एंटोनेट की माँ की काफ़ी मदद करती। बाद में जब एंटोनेट की माँ एनेट कॉसवे की डेथ हो जाती है और एंटोनेट बड़ी हो जाती है, तब क्रिस्टफिन अपने बुढ़ापे पर भी एंटोनेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उसको हर तरह से सहारा देती हैं, गाइड भी करती हैं, थोड़ा बहुत कई बार डांटती भी हैं, क्योंकि एक मदर फिगर है मान के चलिए इनके लिए। और ये एक ऐसी कैरेक्टर हैं जो कि मेल ऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अपोज करती हैं। बताती हैं कि कैसे लोग जो मेल डोमिनेशन है उसको ये प्रोटेस्ट करती हैं। ना केवल प्रोटेस्ट करती हैं बल्कि क्वेश्चनिंग भी करती हैं, और इसी काम में रोचेस्टर को भी ये प्रोटेस्ट करती हैं और एंटोनेट को काफ़ी प्रोटेक्ट भी करती हैं रोचेस्टर से। उसका जो सेक्सुअल और इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन करता है रोचेस्टर, तो ये इसको समझाती हैं, डांटती भी हैं, लड़ती भी हैं उसके लिए। स्टोरी में आगे पता चलेगा। मिस्टर मैसन या मिस्टर रिचर्ड मैसन भी आप कह सकते हो इनको, एक इंग्लिश मैन होते हैं जो कि कॉलोनिज्म के एकदम स्टॉन्च सपोर्टर हैं। ये चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज में कॉलोनियल रूल बना रहे और हम लोगों का राज चलता रहे, और हम ही लोग हैं जो इनको सैवेज से सिविलाइज्ड बना सकते हैं। जो वाइट मैंस बर्डन वाली थियरी की बात, उसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरी शादी इनकी होती है एनेट कॉसवे से, लेकिन ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में। पियर कॉसवे, ये एंटोनेट का भाई होता है, जो कि थोड़ा मेंटल है बेचारा और फिजिकली वीक होता है। जब इसके ऊपर भीड़ हमला करती है इनके घर के ऊपर, तो आग लगाने के बाद, घर में जब आग लगा दी जाती है, तो पियर कॉसवे की उसमें अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ रिप्रेजेंट्स इनोसेंस विक्टिम ऑफ कॉलोनियल वायलेंस। डेनियल कॉसवे है तो ये ब्लैक मैन, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुष्ट किस्म का इंसान है। बहुत पसंद करता है अपने आप को दिखावा करना, और इसका हर काम है तो लोगों को कि
लोगों से पैसा कैसे ऐंठा जाए। और ये रोचेस्टर को भी उसके सस्पिशन को बढ़ावा देता है और कहीं न कहीं एंटोनेट की बर्बादी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डेनियल कॉज़वे। एमिली ये नौकर होती है, सर्वेंट होती है रोचेस्टर की, लेकिन रोचेस्टर इसके लिए टू हैव दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन विद हर, ये अपनी बीवी एंटोनेट को छोड़ देता है। ग्रेस पूल जो कि जेन एयर में भी कैरेक्टर है, और ये जो बर्था मेसन जो बंद रहती है मैड वुमन इन एटिक, तो उस बर्था मेसन को यही गाइड या वॉच करती हैं। गाइड तो नहीं कह सकते, उनको देखना, वॉच करना या चपरासीगिरी करना यही करती हैं ग्रेस पूल। तो ये थे कैरेक्टर इस नॉवेल के, जो मेन कैरेक्टर आपको स्टोरी में देखने को मिलेंगे। अब हम पहुंचते हैं कहानी पर, और कहानी क्या कहती है। पहला जो पार्ट है, 3 पार्ट है स्टोरी में, उसको एंटोनेट नरेट कर रही है, और ये नरेट करते हुए अपने याद कर रही है बचपन को। वो कहानी शुरुआत कर रही है अपनी माँ के लाइफ के वर्णन से, कि किस तरह से उसकी माँ, जो कि रहती थी कभी यहाँ कॉलोनियल जमैकन टाउन में, जो कि टाउन है वो कॉलोनियल टाउन है, पेनिश टाउन जिसको कहा गया है नॉवेल में, पेनिश टाउन। और इनकी माँ है क्रियोल, और वहाँ पे 2 कॉलोनी हैं। एक कॉलोनी थी फ्रेंच, जो कि चले गए हैं छोड़ करके, और एक दूसरों की कॉलोनी वो इंग्लिश कॉलोनी है, वो भी एक तरह से खत्म हो रही हैं आजकल। तो जब खत्म हो रही हैं तो बहुत कम लोग बचे हैं, तो ब्लैक लोग बहुत नफरत करते हैं इनसे। उनको लगता है कि इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है, साथ ही साथ वहाँ की कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशन सब अलग हैं, तो सब बहुत नफरत कर रहे हैं एनेट से। ना केवल ब्लैक, यहाँ तक कि वाइट भी इनको नफरत करते हैं। इसके अलावा ये अकेली हैं वहाँ जो रह रही हैं उस कॉलीबरी स्टेट में। जो जगह है एक्चुअली उसका नाम है कॉलीबरी स्टेट। इस स्टेट में रहते हुए अकेली हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, तो उनका रुझान इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है, फ्रेंच के और ज़्यादा नफरत करती हैं। इनके हस्बैंड की अभी-अभी डेथ हुई है, तो बहुत सारे लोग इनसे आते हैं, इनको विज़िट करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं इनको प्रपोज़ करने की कि इनसे शादी हो जाए, जिससे कि इनके पास जो पैसा है, वो इनको मिल जाए, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और उस पैसे की वजह से ही लोग इनके पास आते हैं इनको मनाने के लिए। दूसरी तरफ एंटोनेट याद करती है कि किस तरह से उसका बचपन ट्रॉमेटिकल था। जहाँ भी वो बाहर निकलती थी, लोग उसको गो बैक के नारे लगाते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसने सहा है, आइसोलेशन सहा है, और जो जमैकन जो लोग हैं लोकल, उसको बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव करते हैं। इतनी ज़्यादा ये लोग नफरत करते हैं इन लोगों से सिर्फ ड्यू टू रेस। इतनी नफरत करते हैं कि यहाँ तक कि इनके घर में एक कुत्ता होता है, उसको मार दिया जाता है, और इनका एक जो घोड़ा होता है जिस पे इनकी माँ सवारी किया करती हैं, एनेट कॉस्बे, उस घोड़े को भी मार दिया जाता है, कोई जहर दे देता है। इतनी नफरत है। एक डॉक्टर अक्सर आया करता है इनके डिसेबल भाई को देखने के लिए, पियर कॉस्बे को, और क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि जो भी है उसका इलाज तो करवाना है इन लोगों को। धीरे धीरे इनकी माँ उस अपने हस्बैंड की मौत से, बाकी आसपास की सराउंडिंग्स से, और इस तरह से सिचुएशन उनकी बन रही है कि वो धीरे धीरे अपना मेंटल बैलेंस खोने लगती हैं, और बहुत अजीब होती चली जाती हैं। इतनी अजीब कि अपने बच्चों के प्रति भी उनका ध्यान भटक जाता है। जहाँ भी ये लोग निकलते हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खतरा दिखाई देता है। ब्लैक लोग इनको स्टेयर करते हैं कि कब मौका मिले, कब इनको मार दें, या मान लो मोलेस्ट कर दें, या किसी तरह से जो भी कर सकें करें। एक ही इनकी प्रोटेक्टर है इनके परिवार में, वो है क्रिस्टफीन, जो कि लोकल वुमन है और ब्लैक है। कभी स्लेव थी, लेकिन बाय नेचर शी इज़ वेरी वेरी गुड वुमन। बट लोकल जो लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते, जो ब्लैक होने के बावजूद इसको पसंद नहीं करके, उनको लगता है कि इसके पास एक मैजिक है, मैजिक पावर्स हैं, और इसको एक तरह से जो एक कह सकते हैं कि चुड़ैल की कैटेगरी में रखते हैं, कि ये कंडेम्ड है, इसको इससे सब दूर रहना चाहिए, डैम्ड है, लानत है इसके ऊपर। तो लोग इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग इससे नफरत भी करते हैं। दोनों ही माँ-बेटी, एनेट कॉस्बे एंड एंटोनेट, दोनों ही अपने आप को पूरी तरह से आउटसाइडर्स मानती हैं। जब भी ये लोग बाहर निकलते हैं अपनी कपड़े-वपड़े पहन के, वहाँ के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, तो लोग इनकी मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि नौकर भी इनकी मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये हेल्पलेस हैं बेचारी। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो नौकर भी इनकी मजाक बनाते हैं, और जब ये बाहर निकलती हैं तो इनको लोग व्हाइट कॉकरोच बोलते हैं, इनके मुँह पे, व्हाइट कॉकरोच बोलते हैं इनको। अब इनके पति ने इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई हुई है, या जिस तरह से बनाते थे उस कॉलोनियल टाइम पर,
तो अब वो यहाँ से छोड़कर भी नहीं जा पा रही हैं। एंटोनेट को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग उसको बोलते हैं वाइट कॉकरोच, या ऐसा बोलते हैं कि तुम वैसी वाइट नहीं हो जैसे यूरोपियन है, क्योंकि ये मिक्स ब्रीड होती है, इन लोगों की मिक्स रेस होती है, तो इसकी वजह से तो वो कहते हैं कि तुम रियल वाइट नहीं हो। दोनों रिजेक्ट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट। इनके परिवार में जो मेन कैरेक्टर्स हैं एंटोनेट के परिवार में, वो हैं पियर इनका छोटा भाई, क्रिस्टफीन और गॉडफ्रे जो कि एक नौकर है। और गॉडफ्रे के बारे में इनकी माँ एनेट बोलती है एंटोनेट से कि गॉडफ्रे बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसका भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ही धोखेबाज टाइप का इंसान है, इससे बच करके रहना, ये हमें छोड़ के जा भी सकता है, ध्यान रखना। धीरे धीरे एंटोनेट बड़ी होने लगती है, इसकी एक दोस्ती होती है एक लड़की से जिसका नाम है टिया, ब्लैक गर्ल होती है। दोनों साथ साथ खेलने चले जाते हैं, कई घंटों खेलते हैं, लेकिन इनकी माँ ध्यान नहीं देती है कि इनकी माँ जो है ध्यान नहीं देती है कि कब तक ये खेलें, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उसको पता ही नहीं है कि वो किस तरह से मतलब अपनी बेटी को ध्यान दे, वो अपने आप में ही नहीं है, वो अपना मेंटल बैलेंस खो रही होती है। टिया दूसरी तरफ बहुत ही चालाक है, और वो एंटोनेट से जो भी उसके पास पैसा होता है, जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, ड्रेस वगैरह, वो इसकी चुरा लेती है और भाग भाग जाती है। दूसरी तरफ इसकी माँ को एक इंग्लिशमैन मिलता है, मिस्टर रिचर्ड मेसन इनका नाम है, मेसन लिखा हुआ है, रिचर्ड आप खुद जोड़ लीजिए। रिचर्ड मेसन इनका नाम होता है, और ये इंग्लिशमैन है जो वेस्ट इंडीज आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, जो कि मेन मोटिव रहा है साम्राज्यवादियों का। कहाँ कहीं भी जाएंगे बस पैसा कमाएंगे। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, मतलब, और बाद में शादी हो जाती है मेसन और एनेट की। और मैरिज जब शुरुआत का टाइम अच्छा कटने लगता है, क्योंकि मैसन पुराने नौकरों को निकाल के नए नौकरों को लगा देते हैं और अपने घर पे पैसा खर्च करते हैं, तो घर थोड़ा रहने लायक हो जाता है। एक साल अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन नौकरों का जो बिहेवियर है, क्योंकि मैसन जो है वो वाइट, पूरी तरह से वाइट है, और इनकी पत्नी एनेट क्रियोल है, तो नौकर जो हैं वो लगभग लोकल हैं, ब्लैक हैं, और वो इनसे कहीं न कहीं मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। बहुत नफ़रत करते हैं, नौकर होने के बावजूद भी नफ़रत करते हैं, क्योंकि रेस कहीं न कहीं जॉब से बड़ी है उस कॉलोनियल सेटअप में। धीरे-धीरे आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि एनेट चाहती है, वो कहती है इनसे, मैसन से, कि हमारे लिए यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, और जो भी प्रॉपर्टी आपको मेरी तरफ से मिली है इनहेरिटेंस में, आप इसको बेच के चलिए हम लोग इंग्लैंड चलते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में चलते हैं, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। यहाँ तक कि नौकर भी मेरी मजाक बना रहे हैं या मुझे स्टेयर करते हैं। लेकिन मेसन एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक इंसान है, और वो समझ नहीं पाता एनेट की भावनाओं को कि आखिर ये क्यों ऐसा कह रही है, और मनी माइंडेड, उसको बस पावर और पैसा चाहिए, उसके अंदर फीलिंग्स की कोई जगह है नहीं, वो फेल हो जाता है समझने में। दूसरी तरफ इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैसन उसको कह देता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो ब्लैक हैं दे आर कावर्ड, दे आर लेज़ी, इनकी औकात नहीं है कि मुझ पे उँगली उठा सकें, तुम पे तुमसे कुछ कह सकें, ये वो सब, मतलब तमाम अपनी बोस्टिंग कर करके अपनी बीवी को चुप करा देता है। लेकिन एनेट इस बात को समझ रही होती है। एक दिन क्या होता है, अचानक से ब्लैक लोगों की भीड़ आकर के इकट्ठी हो जाती है उनके घर से बाहर रात में। एक शोर सुन कर के लोग बाहर आते हैं, जब शोर सुन कर के बाहर आने की कोशिश करते हैं, विंडो से देखते हैं, उनके घर पर पत्थरों की बौछार होने लगती है। एकदम से बौछार हो रही है पत्थरों की, सारे के सारे ब्लैक लोग पत्थरों से इनको ताबड़तोड़ बरसा रहे हैं। एनेट अचानक से चौंक करके जागती है और एकदम से पागल हो जाती है। वो समझ, पहले उसको खतरे का आभास था, अब उसको समझ नहीं आता करे तो क्या करे। वो भाग करके अपने बेटे पियर को उठाती है, जो कि ऑलरेडी डिसेबल है, वो उसको बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ तक कि इसके घर के जो ब्लैक सर्वेंट्स हैं वो उठते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट ना करके जा करके भीड़ को ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी इनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। अब वो पियर को उठा करके वो मेसन के पास लाती है और मेसन से चिल्लाती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था इन सबको, अब उस भुगतो उस चीज़ को, ये एकदम बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तभी भीड़ क्या करती है, उस घर पे आग लगा देती है, जिस घर में ये लोग रह रहे होते हैं उस घर में आग लगा देती है। पूरी फैमिली बच करके भागती है, यहाँ तक कि जो इनके नौकर हैं वही इनको रोकते हैं कि पहले पिटो भाई साहब तब जाना यहाँ से। खैर, क्रिस्टफीन और एक और ब्लैक सर्वेंट रहता है जो थोड़ा सा लॉयल है, वो उन सबको मना करता है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस तरह से। ये एंटोनेट जो कि छोटी होती है, भाग करके अपनी दोस्त टिया के पास जाती है, उसको बताना कोशिश करती है। टिया भी भीड़ का हिस्सा है,
लेकिन इवन टिया भी इसको नहीं देखती है और टिया भी अपनी दोस्त जिसके साथ वो खेलती रही है उसके पत्थर फेंक के मारती है। एंटोनेट के माथे पर लगता है और वो उसके माथे से खून बहने लगता है। तो वो उसको समझ नहीं आता, एक तो उसको पहले से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, दूसरा ये शॉक लगता है उसकी दोस्त जो मेरे साथ खेलती थी, इसने भी पत्थर मारा है। अब ये ट्रेजेडी जब खत्म हो जाती है, ये लोग भाग जाते हैं किसी तरह से। 6 हफ्ते बाद एंटोनेट किसी तरह से अपने आप को जागा हुआ पाती है, एकदम उस ट्रॉमा से बुखार भी आ जाता है, बीमार हो जाती है। 6 हफ्ते बाद अपने आप को पाती है जागा। तब उसको बताया जाता है कि तुम्हारा पियर जो भाई था, जो घायल हो गया था उस आग में जला हुआ, उसकी डेथ हो चुकी है और तुम्हारी माँ एकदम पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो मैसन है वो देश छोड़ के विदेशों में घूमने लगे हैं इधर-उधर और ज़्यादा पैसा ऐसा कमाने के चक्कर में। तो कुल मिला के अब ये पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। धीरे-धीरे अपने टूटे हुए टुकड़ों को ये लोग इकट्ठा करते हैं अपनी भावनाओं के, और एंटोनेट का एक कॉन्वेंट में एडमिशन हो जाता है स्कूल में, वहाँ जहाँ वो उस मोनोटोनस एक्टिविटीज़ को सीखने लगती है और धीरे-धीरे पढ़ाई करने लगती है। अब उसे चिंता होती है अपनी माँ की कंडीशन की, जो कि पागल हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई बताने वाला है नहीं, उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि वो है कैसी। धीरे-धीरे वो समझती है मैसन अपनी दुनिया में बिजी हैं, पैसा पावर के चक्कर में घूम रहे हैं इधर से उधर, हर 18 महीने पे आते हैं। उसकी माँ जो कि पागल हो चुकी थी, अकेले, आइसोलेटेड, मार्जिनलाइज्ड और साइकोलॉजिकल ब्रोकन, उसकी डेथ हो जाती है। इसकी, एनेट कॉस्बे की। मैसन आकर के बोलते हैं एंटोनेट को कि जैसे ही तुम्हारी उम्र 17 साल होगी तुम कॉन्वेंट से बाहर आ जाना और मेरे साथ रहने लगना। और उसको जब भी आते हैं बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किस तरह से, किसी इंग्लिशमैन से शादी कराएंगे, शादी करा के अपना एक बिजनेस फैलाएंगे। कुल मिला के उसको एक शिकार के तौर पे या एक चारे के तौर पे, बेट का मतलब चारा डालना किसी को, एक चारे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं मिस्टर मैसन एंटोनेट को। पार्ट टू टू जो कि रोचेस्टर, हालांकि इसमें कहीं पर भी रोचेस्टर का पूरे नॉवल में नाम नहीं है, अननेम्ड है। लेकिन क्योंकि जेन एयर का ये प्रीक्वल है, बर्था मेसन, उसको बंद करने की कहानी है, उसको कन्फाइन करने की एटिक में, तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि जो बंद कर रहा है, कन्फाइन कर रहा है, वो रोचेस्टर है। तो इसमें रोचेस्टर की एंट्री होती है और एंटोनेट की शादी ऑलरेडी करा दी गई है मिस्टर मेसन के द्वारा रोचेस्टर के साथ। और जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट बट इमोशनली कोल्ड और इंग्लिशमैन है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज में आया था। और इसको इसके पापा ने, रोचेस्टर के पापा ने, इसके बड़े भाई ने सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो जाकर के एंटोनेट से शादी कर सके, और जो पैसा उसको मिलना है, जो इतनी बड़ी अमाउंट है, 30,000 पाउंड की जो अमाउंट है, वो उसको मिल जाए इनहेरिटेंस में, या मान के चलो डाउरी के तौर पे वो मिल जाए। वो अमाउंट के लिए शादी की जाती है। अच्छा सा समय हनीमून का थोड़ा सा गुजर जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद रोचेस्टर सोचने लगता है कि जो भी मैंने जिसके काम के लिए शादी की थी वो तो उसको मिल ही गया है, कम से कम क्रियोल वुमन से शादी करने का मुझे इतना ज़्यादा प्राइस मिला है। अब वो इंडिपेंडेंट है अपने पिता से और अपने बड़े भाई से, जिसने इसको यहाँ भेजा था इंग्लैंड से, यहाँ वेस्ट इंडीज में। अंटोनेट रोचेस्टर को अपने सब रिश्तेदारों से और सबसे घुमाने ले जाती है, मित्रों से मिलवाती है, तभी वो क्रिस्टफीन से मिलवाती है। क्रिस्टफीन को देख के ही रोचेस्टर पहली नज़र में ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि ये भी पहले से ही रेशियल प्रेजुडिस वाला इंसान है, पैट्रियार्कल टाइप का है। वह लेटर लिखता है अपने पिता के लिए और बताता है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि मैंने आपकी, जो आपने कहा था, मैंने उसको पटा के या उसको सेड्यूस करके शादी कर ली है। अब रोचेस्टर को अपना वो टाइम याद आता है जब उसने एंटोनेट से शादी करने प्यार करने का ढोंग किया था। एंटोनेट बहुत सीधी है, वो नहीं समझ पा रही थी कि ये ढोंग कर रहा है, बट कुछ नौकर थे जो कि इसके धोखेबाज के तरीकों को समझ गए थे। उनमें सबसे पहली नौकर थी क्रिस्टफीन। क्रिस्टफीन को पता था कि यह नालायक है और इसका प्यार सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। उसे उससे कोई प्यार नहीं है, उससे वो नफरत करता है, बट जो 30,000 पाउंड हैं उसके चक्कर में पूरा मामला है। डिनर टेबल पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि इंग्लैंड अच्छा है कि वेस्ट इंडीज अच्छा है। तो रोचेस्टर कहता है कि इंग्लैंड ही रियल है, वेस्ट इंडीज तो एकदम अनरियल है, एग्जॉटिक है, जंगली है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का एटमोसफियर अच्छा नहीं, गर्मी है, ये है, तमाम तमाम बातें बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा
नफरत करता है। हालांकि एक तरफ एंटोनेट जो है वो इसका जो द्वीप है जिसका नाम है ग्रैंड वॉइस, इसको वो बहुत प्यार करती है, उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है कम से कम। दोनों कुछ रात में प्राइवेट मोमेंट्स स्पेंड करते हैं, लेकिन वाइल मेकिंग लव तो एंटोनेट को ऐसा फील होता है कि देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए रोचेस्टर के मन में, वो नहीं है। तो इस बात से वो परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि बस, जैसे आपने अगर पोएम पढ़ी है कमला दास की जिनमें वो बात करती हैं फिजिकल लव की, कि इट इज जस्ट शैलो, बस खोखला है, उसमें इंटेंसिटी या जो इंटीमेसी होनी चाहिए वो नहीं है, देयर इज ओनली लस्ट। ऐसा लगता है। तो वही फीलिंग एंटोनेट को भी आती है कि रोचेस्टर के लव मेकिंग में, उसके बिहेवियर में देयर इज ओनली लस्ट, देयर इज नो लव। कुछ समय बाद रोचेस्टर को एक लेटर मिलता है। वो लेटर मिलता है डैनियल कॉसवे से। डैनियल कॉसवे बताता है इसको कि एक बार आके मुझसे मिलोगी, तुम्हारी जो पत्नी है उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, बहुत ही बदनाम परिवार से है, और तुम एक बार मुझसे आके मिलो। मेरी क्रिश्चियन ड्यूटी है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरा धर्म है तुम्हें इस बात के बारे में बताना। जो कि डेनियल कॉसवे खुद एक क्रियोल पर्सन है, यह भी एक क्रियोल है और वहाँ रहता है, और आउटकास्ट है, सोशली आउटकास्ट है, जो कि हम कैरेक्टर्स के एनालिसिस में देख चुके हैं। लेटर में वो लिखता है कि उसके पिता एक स्लेव ओनर थे और बहुत ही ज़्यादा उनसे लोग नफरत करते थे, बहुत ही घृणित स्लेव ओनर थे। माँ एकदम कैरेक्टर की बेकार थी और बाद में पागलों की तरह मर गई। रोचेस्टर को ये बात पता नहीं थी, लेकिन रोचेस्टर को जैसे ही सब पता चलता है तो उसको बहुत शॉक लगता है। वो लेटर पढ़ के ही कांपने लगता है, उसे पसीना आ जाता है कि ये क्या है, कैसी महिला से मुझे शादी करने को मिल गई है। और एक्चुअली इस समय एक आम धारणा थी, एक ओपिनियन थी कि अगर कोई पागल है तो पागल का मतलब मान के चलिए हेरिडिटी से संबंध था, कि माँ पागल है तो बेटी भी पागल होगी, ऐसी एक धारणा थी। तो रोचेस्टर को लगने लगता है कि जब इसकी माँ पागल थी तो ये भी पागल ही है और ल्यूनेटिक है, और ये बड़ा गलत हो गया मेरे साथ। वो अपने आप को, उसे लगता है कि मेरे पापा और मेरे भाई ने मेरे साथ ये इनजस्टिस कर दिया। तभी वो एमिली, जो कि नौकर है इनकी रोचेस्टर की, और अपनी पत्नी इसकी एंटोनेट के बीच में झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है। ये पहुंचता है, दोनों को बीच बचाव करता है। एमिली एंटोनेट को गाली देते हुए बाहर निकल जाती है। अब सोचिए, नौकर गाली दे रहा है, वो भी इसके सामने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बीच में है, ऐसा कुछ फाउल प्ले। क्रिस्टफीन आ जाती है और वो एंटोनेट को बताती है कि देखो, तुम्हारा पति बहुत बेकार है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुम चाहो तो उसको छोड़ भी सकती हो, बट मैं तो जा रही हूँ इस एटमॉस्फेयर को छोड़ करके। वो चली जाती है अपने बेटे के पास। एंटोनेट अब रोचेस्टर से कहती है कि यहाँ तक कि ब्लैक सर्वेंट्स और ये सारे लोग मुझे नफरत करते हैं, तो कैसे क्या किया जाए। ये मान के चलिए जैसे एनेट ने बताया था मेसन को, वैसे ही एंटोनेट भी रोचेस्टर को बताती है। लेकिन रोचेस्टर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह अब प्री ऑक्यूपाइड है। उसको लगता है कि ये तो मेरे पापा और बड़े भाई ने बहुत ही गलत अन्याय टाइप मेरे साथ कर दिया है, इस पागल महिला से शादी करवा के। उसको लगता है कि उनको पहले सब पता था, दे ऑल न्यू इट, सबको सब पता था। अब उसको लगता है कि वो परसिक्यूटेड हो गया, उसको सजा दी गई है। अंटोनेट उसके बिहेवियर को समझ जाती है, और जब समझ जाती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसका बिहेवियर एकदम से जब चेंज हो रहा है तो वो समझ जाती है कि कैसे इसको इग्नोर कर रहा है और एकदम कहीं और ध्यान दे रहा है। ध्यान किस पे दे रहा है? एमिली पे। क्रिस्टफीन आकर के उसको एडवाइस करती है कि ऐसा करो, तो अपने हस्बैंड को छोड़ दो, और लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्रिस्टफीन, जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट महिला है, उसको लगता है कि अपनी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी या जो भी इकोनॉमिक पावर है, वो हस्बैंड को दे करके अपने आप को गुलाम क्यों बनाना। तो इसके खुद 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों अलग-अलग इंसानों से हैं जिससे इसने शादी नहीं की है। वो मानती है कि हस्बैंड को ऊपर रिलायबिलिटी या हस्बैंड के ऊपर रिलायबल होना एकदम बेवकूफ़ी है, फूलिशनेस है, वो नहीं होना चाहिए। अब सही भी कहती है इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में रोचेस्टर इसका इस्तेमाल कर रहा है एंटोनेट का। अब वो एंटोनेट को डाँटती भी है कि तुमने बड़ा गलत काम किया है, तुमने कि 30,000 पाउंड डायरेक्ट तुमने इसको थमा दिए, और ये बेवकूफ़ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एंटोनेट इस बात सुन कर के उसे धक्का लगता है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी
क्रिस्टफीन से थोड़ी सी अलग है। फिर वो कहती है अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास तो जादुई पावर है तो तुम मुझे एक ऐसा पेय दे दो। पोशन का मतलब पेय, जैसे रोमियो एंड जूलियट में होता है, जादुई पेय मुझे दे दो तो मैं इसको दे दूं, ये मुझसे प्यार करने लगे। तो पहले तो क्रिस्टफिन मना करती है, लेकिन अब क्या करे, उसकी नर्स भी है, मदर फिगर जैसी, तो कहती है ठीक अच्छा मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन इसका असर इतना है कि वह तुम्हें सेक्सुअली तो अट्रैक्ट कर सकती हो, बट इमोशनली अट्रैक्ट करने की पावर इस मैजिक पोशन में नहीं है। रोचेस्टर को दूसरा लेटर मिलता है तभी डेनियल कॉस्वे से, वो उससे कहता है कि कम से कम एक बार तो आके मिलो। रोचेस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एमिली से उसके बारे में पूछता है, तो एमिली बताती है कि वो खुद एक सोशल आउटकास्ट है, डेनियल कॉस्वे, और एक दुष्ट इंसान है। फिर भी हालातों से मजबूर होकर के रोचेस्टर उससे मिलने चल देता है। जब उससे मिलने पहुंचता है तो डेनियल उसको बहुत सारी कहानी सुनाता है, झूठी मनगढ़ंत एंटोनेट के बारे में, कि ये तो उसके साथ सोती थी, ये तो ऐसी थी वैसी थी, इसके पापा ऐसे थे, मम्मी ऐसी थी। जो गांव देहात में कई बार औरतें लड़ती हैं, पूरे खानदान को कहानी सुना देती हैं, वैसी कहानी डेनियल ने उसको सुना दी। और पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने उससे 500 पाउंड मांगे कि 500 पाउंड मुझे घूस दो बेटा, नहीं तो ये कहानी जो मैंने तुम्हें बताई है मैं औरों को भी बता दूंगा, तुम्हारी बीवी के बारे में, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। रोचेस्टर उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो गुस्से में, भरोसा तो करता है बट गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, उसको पैसा नहीं देता है। रात में अंटोनेट उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे नफरत क्यों करते हो, मुझे बता दो, मुझे इग्नोर करते रहते हो, ऐसा लग रहा है कि यू डोंट किस मी, यू डोंट हग मी, यू डोंट टॉक टू मी, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। तो रोचेस्टर उसको झूठ बोल देता है कि नहीं मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब रोचेस्टर उसको अंटोनेट को डेनियल से मीटिंग के बारे में बताता है, तो ये उसको पहले से ही जानती है। वो कहती है वो तो झूठा है, मक्कार है, पता नहीं क्या क्या, और जो जो तुम्हें उसने बताया वो कुछ भी सही नहीं है, इसलिए कहानी मैं बताती हूँ। फिर अंटोनेट उसको अपनी माँ के बारे में और अपने ये मैसन के बारे में और अपने पहले पिता के बारे में, सबके बारे में बताती है, लेकिन रोचेस्टर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और नफरत में इसको बर्था कहने लगता है। बर्था नाम रोचेस्टर उसको कहने लगता है, जिस नाम से उसको नफरत है। अब जब वो हंसती है बीच बीच में, तो रोचेस्टर को ऐसा लगता है कि ये तो पागल है, क्योंकि इसकी माँ पागल थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि अगर माँ पागल है तो बेटी 100% पागल होगी, तो हेरिडिटी की थियरी थी उस समय। अब रोचेस्टर को एक वो ग्लास वाइन देती है, उसी में वो क्रिस्टफीन का दिया हुआ मैजिक पोशन डाल देती है, जादुई पेय उसमें डाल देती है। रोचेस्टर उसको पीता है, दोनों के बीच में लव मेकिंग होती है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसको एकदम बीमार बीमार सा, बड़ा अजीब सा लगता है और उसको लगता है उसका गला घुट रहा है, जैसे कि उसको जिंदा दफना दिया गया हो। इतना सब सोचने के बाद वो, उसे लगता है कि जहर दे दिया शायद इसने, मेरी पागल बीवी ने। तो वो वॉमिटिंग करने लगता है। वॉमिटिंग करते करते वहां से वो भाग जाता है। वहां से भागने के बाद पहले थोड़ी देर देखता है एंटोनेट को कि वो कैसे सो रही है, एंटोनेट सपना देख रही है, सपने में मुस्कुरा रही है। तो वो देख रहा है कि ये तो मुस्कुरा रही है और मैं ऐसे, इसने मुझे जहर दे दिया, अपनी जीत पर ये मुस्कुरा रही है। उसको लगता है कि ये पागल है और मॉन्स्टर है जो कि धीरे धीरे उसको खाती जा रही है। वो वहां से भागता है और भागने के बाद दूसरे रूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। वहीं पर एमिली पहुंच जाती है। एमिली इसको थोड़ा कंफर्ट करती है, वाइन फूड सब देती है। अचानक से ये रोचेस्टर उसको अपने बिस्तर पे हाथ पकड़ के गिरा लेता है। गिराने के बाद दोनों के बीच में दैट इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स के आवाज़ जो सेक्सुअल प्ले की है, उसको एंटोनेट जब तक जाग चुकी होती है वो सुन लेती है और उसको बहुत ही ज़्यादा ये डिस्गस्टिंग लगने लगता है। जो रोचेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा उसे डिस्गस्टिंग लगने लगता है कि नौकर से, मतलब इसने ऐसा मुझे बिट्रे कर दिया। अंटोनेट फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है क्रिस्टफीन के पास और 3 दिन तक आती ही नहीं है अपने घर पे। 3 दिन के बाद वो लौट के आती है। तो अब वो आकर के रोचेस्टर को एक्यूज करती है कि तुमने इस जगह, जिस जगह से मुझे प्यार था, ग्रैंड वॉइस जो जगह है जहाँ वो रहा करती है, कि इस जगह जहाँ से मुझे प्यार था, इस आइलैंड से प्यार था, तुमने इसको भी घिनौना कर दिया है। आई हेट यू, आई हेट यू। और तुम तो इवन जो स्लेव को रखते थे तुम उनसे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम तो मतलब यू आर स्लीपिंग विद अ सर्वेंट। बहुत ज्यादा उसको सुनाती है। ये भी अपने कुछ कहने की कोशिश करता है, उसको स्लैप करने की कोशिश करता है, उसकी कलाई पकड़ता है। तो गुस्से में एकदम पागलों की तरह वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट, या इतना ज्यादा उसे शॉक लगता है, धक्का लगता है, कि पागलों की तरह वो रोचेस्टर के हाथ में काट लेती है। जब काट लेती है तो रोचेस्टर को लगता है अब तो ये बिल्कुल पागल हो गई है।
वो उसके इन गुस्से से और हिंसक एक्टिविटीज से डर जाता है और थोड़ा चला जाता है वहां से छोड़ के कि देखा जाएगा बाद में। एमिली को अगले दिन वो पैसा दे देता है और एमिली चली जाती है ब्राजील कि वहां जाकर के मैं किसी और अमीर इंसान को ढूंढ लूंगी और वहां अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बिना कुछ कहे चली जाती है। उधर क्रिस्टफीन आ जाती है और वो रोचेस्टर को ब्लेम करती है कि तुमने एंटोनेट की जो हिस्टेरिकल पागलपन के जो दौरे आ रहे हैं उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुमने ऐसा किया है, तुमने जानबूझ के उसको फ्रेगमेंटेड सिचुएशन में किया, तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। इवन तक कि तुम जो सेक्सुअल प्ले की आवाज़ जो तुम जानबूझ के तुमने उसको सुनवाई जिससे कि वो समझेगी यू यू वैल्यू एमिली मोर देन योर वाइफ, ये तमाम बातें उसको बहुत कुछ वो बोलती है। और ये भी कहती है कि तुम ऐसा करो, छोड़ दो उसको, और जो भी पैसा तुमको मिला था 30,000 पाउंड, तुम 15,000 पाउंड रख लो, बाकी पाउंड इस मेरे मुझे दे दो, मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। तमाम बातें वो बोलता रहता है। इतनी सब बातें में जब वो बोलता है तो रोचेस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा आने के बाद वो उससे कहता है कि छोड़ो मेरा घर छोड़ के चली जाओ। तो क्रिस्टविन बेचारी मजबूरी में उसके यहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ तक कि रोचेस्टर उल्टा और क्रिस्टफिन से कहने लगता है कि तुमने क्या ऐसा कर दिया है, मेरी बीवी इतनी कैसे चेंज हो गई। तो जब वो अपनी बीवी बोलता है तो क्रिस्टफिन उसकी मजाक बनाती है कि तुम उसको बीवी भी कह सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं करते हो। तमाम बातें वो बोलती है उसको। और अब वो कहता है कि मैं उसे डॉक्टरों को दिखाऊंगा और मैं उसका इलाज कराऊंगा। तो क्रिस्टफिन जानती है कि तुम डॉक्टरों को सिर्फ इसलिए दिखाओगे जिससे कि तुम साबित कर सको, डॉक्टरों को घूस दे के तुम दिखा सको दूसरों को, देखो ये पागल है, पागल है, पागल है। इस तरह से तुम साबित करवा ही दोगे। और मजबूरी में जब क्रिस्टफिन की नहीं चलती, क्योंकि वो खुद अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो बेचारी गुस्से में चली जाती है। रोचेस्टर अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है और कहता है कि वह और उसकी पत्नी कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जो पहले से नहीं पता थी, और उन कंडीशंस के मजबूर होकर के, हालातों से मजबूर होकर के मैं इसको लेकर के इंग्लैंड आ रहा हूँ। और ऐसा करते हुए ही वो एक स्केच बना देता है बैठे बैठे। जैसे मान लो एक घर का स्केच बना देता है और उसमें एक विंडो है, विंडो के पास एक महिला बैठी हुई है। इस टाइप से, मेरी आर्ट थोड़ी खराब है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो जैसे आपने जेन एयर की मैंने बताया था कि कनेक्ट जो एक कनेक्टिंग लिंक है, जेन एयर जो शार्लोट ब्रोंटी का नॉवेल है, उसमें भी बर्था मेसन जो एटिक है, उस घर के ऊपर एक बना हुआ कमरा, उसमें बर्था मेसन बंद होती है, वो विंडो के बाहर लगातार देखती रहती है। तो ऐसा स्केच वो अब्सेंट माइंडेडली बना देता है, जिसमें इस बात का संकेत है कि यस, एंटोनेट इज गोइंग टू बी कन्फाइंड बाय रोचेस्टर इन इंग्लैंड। और अगले दिन वो सोचता है, वो उसे प्यार तो नहीं है बिल्कुल भी, बट वो इसको कंट्रोल तो करना चाहता है, क्योंकि पेट्रियार्कल उसके अंदर थिंकिंग है कि छोड़ेगा नहीं इसको। मैड वुमेन के तौर पे, माई मैड वुमेन टाइप बोलता है कि जो भी हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको अपनी इसकी लाइफ अपने हाथों में कंट्रोल करके रखूंगा। साथ ही साथ वो उसको शेमलेस क्रेजी होर बोलता है। होर का मतलब बेश्या, अपनी पत्नी की तरह, कि उसकी माँ जो थी अपनी पत्नी को वैसी बेश्या बताता है। अब जब आ जाता है, उस टिकट टिकट जो भी हैं हो गए हैं, डिपार्चर का दिन आ जाता है, अंटोनेट आती है तो उसके चेहरे पे एकदम एक्सप्रेशंस नहीं है। उसको वो शौक इतना ज़्यादा लगा हुआ है एमिली के साथ इसका अफेयर, कि वो बेचारी कुछ कह नहीं पा रही है और एकदम इनडिफरेंट है। आसपास के आइलैंड को पहले वो बहुत तरीके से उसको प्रेज किया करती थी, एक गीत गाया करती थी जो कि क्रिस्टफिन ने इसको सिखाया था। एक लोर थी जिसको वो गाया करती थी, आज बिल्कुल भी नहीं गा रही है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इनडिफरेंट है। उसके ऐसा मुंह ऐसा लग रहा है कि सिल गया हो। और रोचेस्टर उसकी आंखों में देखता है, जैसे उसकी आंखों में देखता है तो सिवाय नफरत के रोचेस्टर को कुछ भी नहीं दिखता है। अब रोचेस्टर मन में डिसीजन ले चुका है कि वो इसको ले जा करके एक रूम में बंद कर देगा और एक याद की तरह पे इसको ट्रीट करेगा, जिसको भूल जाना ही बेहतर है। इंग्लैंड ये आ चुके हैं। रोचेस्टर ने एक एटिक में इसको बंद कर दिया है। नाम इसका वर्था रख दिया है। पहले इसका नाम था एंटोनेट, लेकिन इसका अब नाम रख दिया है बर्था मैसन। और उसको एक नौकरानी दी है ग्रेस पूल, जो कि इसको वॉच करेगी। ग्रेस पूल की सैलरी उसने डबल कर दी है कि तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगी, मेरा अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताओगी। एक और नौकर है। और रोचेस्टर के बारे में ये बात होती है कि रोचेस्टर वेस्ट इंडीज से आया है और सिर्फ ब्रोकन है और बेचारा परसिक्यूटेड है। हर किसी को लगता है कि यही गलत है, इसके पागल बीवी पल्ले इसके बांध दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये निभा रहा है, अपने आप को महान दिखाता है, जो कि जेन एयर में भी आपने स्टोरी में अगर देखा है तो समझ जाएंगे।
कहीं भी नहीं लगता कि इसका स्टोरी ये रही है, उल्टा ये लगता है कि और इसकी प्रोटेक्शन यही कर रहा है रोचेस्टर उस पे, एक तरह से एहसान कर रहा है उसको बचा के। ग्रेस पूल को फिर भी डर सताता रहता है कि कहीं किसी दिन इसकी पत्नी इस पे अटैक ना कर दे। बाकी सारे नौकर डिसमिस कर दिए जाते हैं, वही रखे जाते हैं जो विश्वसनीय हैं, क्योंकि ये नहीं चाहता रोचेस्टर की एंटोनेट के बारे में कोई जाने। अगली सुबह जब एंटोनेट उठती है तो उसको आश्चर्य होता है कि इस रूम में, अजीब से रूम में उसको क्यों रखा गया है। अब वो सोचती है कोई बात नहीं, रोचेस्टर जब आएगा तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ से निकाल दे, लेकिन रोचेस्टर कभी भी उसके पास नहीं आता है। सिर्फ ग्रेस पूल जो नौकर है वही उसके बगल में सोते हुए दिखाई देती है दूसरी चारपाई पे, और उसको सोते हुए देख वो रात में पैसे गिनती है, दारू पीती है और सो जाती है। कभी कभी जब वो, एक विंडो है उस घर में, और वो विंडो इतनी ऊंची है उस रूम में कि उस रूम से बाहर वो देख भी नहीं पा रही है। एक दर्पण है उस रूम में जिसको देख करके उसको अपनी आइडेंटिटी पता चलती है, वरना वो भूल भी गई है कि हु इज शी। एंटोनेट इवन हैज फॉरगॉटन हर आइडेंटिटी। उसको डर सताता रहता है, ऐसा लगता है उसके कान में कोई बात कर रहा है। जो टेपेस्ट्री लगी है दीवारों पर उसको अपनी उसमें माँ दिखाई देती है। तो कुल मिला के वो रूम पूरा हॉन्टेड जैसा दिखता है। एक बार उसको चाबी मिल जाती है रूम की ग्रेस पूल के सोने के बाद। वो चाबी निकालती है, गेट खोलती है, बाहर निकलती है, और कार्डबोर्ड जैसे बने हुए घर में, जो कि ऐसा लगता है सिर्फ फर्नीचर का बना हुआ घर है, उसमें घूमती रहती है हॉन्टेड स्पिरिट की तरह। कोई भी उसको समझ नहीं आता आखिर वो है कहाँ। उसको ये नहीं पता कि वो वेस्ट इंडीज में है या इंग्लैंड में है। वो, उसको लगता है कि वो एक ऐसी यात्रा पे चल रही है जिसकी कोई एंडिंग है ही नहीं। अनएंडिंग समुद्री यात्रा, वोयाज पर वो चल रही है, उसको ऐसा महसूस होता रहता है। कुल मिला के साइकोलॉजिकली वो अपना बैलेंस खो चुकी है। शी हैज बीन सक्सेसफुली मेड मैड बाई रोचेस्टर। अगली सुबह ग्रेस पूल उसको बताती है कि तुम्हारा भाई आया था तुमसे मिलने, लेकिन तुमने उससे पागलों की तरह व्यवहार किया है। तो उसको लगता है उसका तो भाई जो कि पियर कॉसवे था ऑलरेडी मर चुका है, कोई है ही नहीं। फिर अचानक उसको याद आता है उसका एक भाई, सौतेला भाई रिचर्ड मेसन, जो कि इसके सौतेले पिता का नाम था, वैसा ही नाम है। ये आया होगा क्योंकि इसको इसने एक पत्र लिखा था किसी तरह, जब भी थोड़ा सेंस आया होगा कि इसको बचा ले इस सिचुएशन से, एटिक से, और इस सिचुएशन से बचा ले। लेकिन रिचर्ड जब आता है तो वो एंटोनेट को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि एंटोनेट को उसने बहुत पहले देखा था, बहुत बचपन में, और रेड ड्रेस में देखा था। अब वो, इसको बड़ा बुरा लगने लगता है कि अगर वो रेड ड्रेस में पहने हुए होती, पागलों तरह सोच रही है, तब ये मेरा भाई मुझे पहचान लेता। और दूसरा ये है कि रोचेस्टर बहुत ही पावरफुल है, तो रिचर्ड मेसन या किसी की हिम्मत नहीं है लीगली इंटरफेयर करने की, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कुल मिला के एकदम अलोन है एंटोनेट, और सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है रोचेस्टर, और कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब ग्रेसफुल ये भी बताती है कि तुमने चाकू से हमला कर दिया अपने भाई पे, और चाकू से ऐसा हमला किया कि वो एकदम पागल, मतलब बेहोश हो गया, बच गया, मारा जाता, और गुस्से में और डर में वो भाग गया है। अब एंटोनेट को समझ अपनी गलती एहसास होती है, लेकिन करे तो करे क्या, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है यहाँ से निकलने का। वो हेल्पलेस फील करती है अपने आप को। अब रात में उसको सपना आता है कि सपने में उसको चाबी मिल गई है ग्रेस पूल के पास से, वो वहां से कमरा खोल करके चर्च चली गई है। चर्च में उसने अपनी माँ की आत्मा के लिए और अपने भाई की आत्मा के लिए प्रेयर किया, अपने खुद की जिंदगी के लिए प्रेयर किया। उसने बहुत सारी मोमबत्तियां चर्च में जलाई हैं, पूरा चर्च जगमगा उठा है, सारे सपने वो देखती है। उसी जगमगाहट में उसे अचानक से वो ट्रेजेडी याद आ जाती है, जो कि कॉलिबरी स्टेट में हुई थी। उस कॉलिबरी स्टेट में उसका भाई भी मारा गया जल करके। एक एक पैरट भी था जिसका नाम आ, कोको था, और उस पैरट को उसके पिता ने, सौतेले पिता ने, उसके पैरट के पंख क्लिप कर दिए थे, विंग्स क्लिप कर दिए थे। जब आग लगी तो बेचारा वो भी नहीं उठ पाया, वो भी जलता हुआ गिरा था। तो जो पैरट जलता हुआ गिरा था उसी में ही वो अपने आप को कंपेयर कर रही है कि जिस तरह से जलते हुए घर से वो गिरा था, वैसे ही जलते हुए घर से अब इसे लगता है कि मैं भी कूद जाऊं। और इस तरह से वो सोचती है, तभी उसको लगता है पूरा घर जल गया, उसके पीछे बस फ्लेम है और वो कूदने वाली है। तभी रोचेस्टर से चिल्लाता है, बर्था बर्था बर्था, और ऊपर से टिया आ जाती है, और जैसे तोता गिरा था वैसे ही टिया इसको कूदने के लिए मजबूर कर रही है कि तुम कूदो वहां से, कूदो कूदो। टीज भी कर रही है और एंटाइस भी कर रही है, बहुत सारी बातें उसको, अपने आप को वो उस
क्लिप्ड, जैसे तोते के विंग्स क्लिप्ड थे, वैसे इसकी सिचुएशन एकदम हेल्पलेस है। जब वो कूदने वाली होती है तभी अचानक से जाग जाती है। सपने में कूदने वाली थी तभी जाग जाती है। जाग जाती है तो उसको अपनी सिचुएशन समझ में आ लगती है कि यस शी इज़ आल्सो लाइक दैट पैरट। अब उसको बचाने वाला कोई है नहीं। तो अब वो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उठती है, चाबी लेती है, कैंडल्स उठती लेकर के और कैंडल्स लेकर के निकल जाती है उस घर से बाहर कि अब उस सपने को हकीकत में बदलना मीन्स घर को आग लगानी है और कूद के जान दे देनी है जलते हुए, जो कि जेन एयर में ऐसा होता भी है। आग लगने के बाद ये भी उस कूदती है और जलते हुए मर जाती है, इस तरह से एंड है। तो कुल मिलाकर जो कॉलोनियल इफेक्ट है, जो एक कॉलोनियल पैट्रियार्कल या रेशियल इनजस्टिस, कॉलोनियल और बहुत सारे थीम्स हैं इस नॉवेल में, उनको कवर अप किया गया है जेन एयर और इस नॉवेल में। दोस्तों उम्मीद है कि स्टोरी आपको समझ आई होगी, समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ठीक लगी होगी कि मैं उसको सही से एक्सप्लेन कर पाया। बाकी आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।